हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। BCHCT 131। ओके, तो ये इग्नू के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत थ्योरी के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है, जितने मैक्सिमम आपके रिपीट हुए हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू विल। ओके, तो ये देखो 131 के, ठीक है, केमिस्ट्री 131 ब्लॉक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हर्स थ्योरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है कि आपको स्पेक्ट्रल लाइन का नाम बताना है किसमें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, जो कि विजिबल रीजन में फॉल करती है। तो एक एक ही एक ऐसी लौती लाइन है लाइमन बाल्मर पाशियन पिफर्न सीरीज एक्सेट्रा में, जो विजिबल रीजन में फॉल करती है, वो है बाल्मर सीरीज। और जो कि ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आया हुआ है 2021 के पेपर में। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का था। अब सेकेंड क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था 2022 में, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें सबसे पहले तो यही बताया था जैसे कि ये एक एटम है ना, और जो अल्फा रेस पास हुई वो स्ट्रेट पास हो गई कुछ, है ना, कुछ स्ट्रेट पास हो गई, बट कुछ सेंटर से डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, लार्ज एंगल्स में। स्मॉल एंगल्स पे तो क्या पता चला कि सेंटर पे, क्योंकि सिंस अल्फा रेस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, डबली मास्ड थे ये, है ना। तो इनका क्या हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर से ये डिफ्लेक्ट हो रही है, वापस रिपेल होके आ जा रही है, मतलब सेंटर पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। और ये मेन पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने आंसर में कि द contribution ऑफ रदरफोर्ड in explaining the structure of atom was the discovery of nucleus। और ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। डायग्राम ड्रॉ करके ये मेंशन करना है, ये अल्फा रेज है, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ये एटम है। पूरा लेबल करके इसको एक्सप्लेन करोगे, जो मैंने आपको बताया उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, है ना। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये 2022 में आया था और ये 2 मार्क्स का था मे बी। ठीक है, फिर जो थर्ड क्वेश्चन आपको आया था बच्चों वो था कि डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज्ड बाय थॉमसन एंड द रदरफोर्ड। तो थॉमसन के मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में काफ़ी डिफरेंस था, है ना। थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां थी, तभी तो रदरफोर्ड का मॉडल आया। थॉमसन ने क्या कहा था, नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों साथ में बिखरे हुए हैं। बट जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है जिसके अराउंड नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका थॉमसन का मॉडल और ये था आपका रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप डायग्राम ड्रॉ करना और एक एक लाइन में लिख देना। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एग्जाम में। फिर आपको क्या करना है, इतना लिखना है, लेबल कर देना है, मेंशन करना है ये रदरफोर्ड का मॉडल है ये, और ये थॉमसन का मॉडल है। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो है रेडियस कैलकुलेट करनी है आपको किसकी, सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, सॉरी, जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एन मान लो या जेड मान लो, तो यहाँ पर एन, ठीक है, इसको आप एन ही मानो। ठीक है, तो ये रेडियस और एनर्जी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है और ये एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के।
तो रेडियस जब एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन है आपका शेल नंबर, तो यहाँ पे सेकेंड है, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू 2 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर 53। ठीक है, 53 एन स्क्वायर होता है रेडियस का शॉर्ट कट, अगर आप फॉर्मूला देखो तो, जिससे आप फटाफट निकाल सकते हो थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस। तो आप देखोगे 53 × 4 कितना आ जाएगा, 212 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी होगी रेडियस, ये भी 1 मार्क्स का था। फिर एक क्वेश्चन आया था, एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, एन इक्वल्स टू अगर इन्फेनाइट है तो अगर एन इक्वल्स टू इन्फेनाइट है तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, तो 1/इंफिनिटी इज व्हाट, 0। तो ई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ई इन्फिनाइट इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान थे, 1 मार्क्स के थे। अब सिक्स क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं कि आप लोग को जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो डिवाइडेड हुए हैं। वन, मतलब एक क्वेश्चन आया तो उसमें 3 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए, तो ऐसे निकालने हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन द स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेंसी, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, तो जैसे जैसे हम बाहर वाले शेल्स की तरफ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल की तरफ जाते हैं, तो फ्रिक्वेंसी, स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन देखो, आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिट, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। अब देन व्हाट, देन डैट इन द इनर ऑर्बिट। अब डैट इज जैसे जैसे N2 बढ़ेगा आपका E2 भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंस E1 आपका कांस्टेंट रहता है मोस्टली, ठीक है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी N2 बढ़ता जाता है, तो बढ़ती जाती है। ओके, आपको इस डिफरेंस से देखना है, N1 - N2, रेडबर्ग कांस्टेंट वाले डिफरेंस से। ओके, इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। अब अपन देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो बच्चों क्या होता है कि किसी भी n की वैल्यू के लिए जो l की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 n - 1 तक होती हैं। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो n - 1 मतलब 3 - 1 = 2 तक। तो l की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 0 1 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम एल की वैल्यूज कितनी हो सकती है। तो हर एक एल की वैल्यू के लिए एम की वैल्यूज 2l+1 होती हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज +l से -l तक वेरी करती है। तो 2l+1 मतलब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 +1 5, 5 वैल्यूज होंगी। अब ये 5 वैल्यूज होंगी और +l से -l तक होंगी। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है, 2 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, +l से -l, तो +2 +1 देन 0 देन -1 देन -2, ये हो गई 5 वैल्यूज आपकी। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सुटेबल डायग्राम के थ्रू आप इसमें सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन समझाइए। ठीक है, तो सोमरफील्ड का मॉडिफिकेशन आप कैसे समझाओगे। देखो, सोमरफील्ड ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बोयर ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बट सोमरफील्ड ने बोला ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसकी फोकी होती है, फोकस होती है, रेडियस होती है, और इसका जो एंगल होता है, जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो एंगल चेंज होता जाता है। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, पहला पॉइंट। देन इसका एंगल भी चेंज होता है, एंगल चेंजेस, रेडियस भी चेंज होती है। एंड जब आप एंगल और रेडियस एक रेशियो लेते हो ना, एक पर्टिकुलर, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ये जस्ट आपका एक ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपको आंसर में मेंशन नहीं करना है, कि जो बोहर ने बोला कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स का एक स्पेशल केस है। ओके, जिसमें कि आपकी जब वैल्यूज बराबर आ जाती है तब आपको पता चलता है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। बट ये स्पेशल केस है किसका,
इलेप्टिकल ऑर्बिट्स का। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है, एंगल चेंज होता है, रेडियस चेंज होती है, एंड बस इतना ही लिखना है आपको। और डायग्राम अच्छे से बताना है और मेंशन कर देना है, लेबल कर देना है डायग्राम को। ओके। फिर देखो 9th क्वेश्चन आया है, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट जो था रदरफोर्ड का, ठीक है, गीगर मार्शेडिन के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था ये अल्फा रे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस क्या था? यही था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, इसलिए इसको न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहा गया। ओके, बस इतना ही आपको मेंशन करना है। देन 10th क्वेश्चन क्या है, एनर्जी वैल्यूज निकालनी है आपकी इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में है और फोर्थ ऑर्बिट में है। तो एनर्जी के लिए जैसे रेडियस के लिए फॉर्मूला था 53n², वैसे रेडियस जो एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला है -2.17 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n² जूल। अब n² है, थर्ड लिखना है तो यहाँ थर्ड का स्क्वायर कर दो, फोर्थ के लिए निकालना है फोर्थ का स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो ई थर्ड एंड ई फोर्थ की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, बस हो गया सॉल्व ये। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है लिमिटेशंस, बोहर्स थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, तो बोहर्स थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है? तो सबसे पहले तो यही है लिमिटेशन कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के को एक्सप्लेन किया, है ना। देन इलेक्ट्रॉन्स की वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर और भी चीज़ें और क्या थी कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, दे आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, उनकी फिक्स्ड एनर्जी है, बट द पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट है ना कैन बी नोन, अगर आपको पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता होगी तभी आप ऑर्बिट का पाथ पता कर सकते हो। बट जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया उसमें ये बताया गया कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं बता सकते, है ना। तो ये लिमिटेशन आ गया बोहर्स की थ्योरी में। सो ये एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो कि वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है, किसके लिए? फर्स्ट टू लाइंस इन द बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो जैसे आपको लाइमन सीरीज पता है, लाइमन सीरीज जैसे ये है, लाइमन सीरीज है, ये 1 है। ठीक है, लाइमन बाल्मर सीरीज है, ये 2 है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर लेवल पे है और वो आके फॉल कर रहा है फर्स्ट लेवल पे, तो वो सीरीज लाइमन सीरीज होती है। तो ये n1 = 1 फिक्स्ड है लाइमन सीरीज के लिए, n1 = 2 फिक्स्ड है बाल्मर सीरीज के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में है 2 पे फॉल कर रहा है तो वो क्या हुआ, बाल्मर सीरीज हुई। तो यहाँ पे आपको बाल्मर सीरीज पूछी हुई है और आपको वेव नंबर निकालना है जिसका जिसको हम इससे डिनोट करते हैं फर्स्ट 2 लाइंस। तो n1 तो दोनों के लिए 2 ही रहेगा। ठीक है, n2 क्या होगा, एक बार ये थर्ड पे फॉल करेगा कि इसके बाद ही तो फॉल करेगा ना, एक बार ये फोर्थ पे फॉल करेगा। तो जब आप निकालोगे इसको इस फॉर्मूले से, वेव नंबर =RH1 n1² -n2²। ठीक है, यहाँ पर यहाँ नहीं, तो आपको पता चलेगा कि जो दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वो एक आती है 1.524 और एक आती है 2.057। अब आप लोग इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये आती है वैल्यूज की नहीं आती है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, एक 13th क्वेश्चन आया है जिसमें आपको आर एच का जो एक्सप्रेशन है उसमें से आर एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको इसका एक्सप्रेशन पता हो। कभी कभी वो एक्सप्रेशन देते हैं, कभी कभी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अपन इसको देखते हैं। तो रेडबर्ग फॉर्मूले में जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है वो उसका वैल्यू जो होता है, आर एच की वैल्यू होती है Z²E4m अपॉन 8E0² है, H³ और C। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन है तो Z = तो 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज और मास होता है वो अलग होता है ना। तो यहाँ पे आपको मास और चार्ज रखना है। ठीक है, तो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ये चार्ज हो गया। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। 8 एप्सिलॉन लॉट की जो
वैल्यू होती है वो क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का क्यूब। एच है ना, यहाँ पर एच है, एच की वैल्यू इतनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 इंटू 10⁻8, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.097 टू 10⁻7 पर मीटर। और ये आपकी होती है आर एच की वैल्यू, जो आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हो। ठीक है, अब आपको अगर पर सेंटीमीटर में निकालनी है तो पर सेंटीमीटर में कैसे निकालोगे, ये मीटर है ना, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, है ना, पर मीटर है ना, इसका मतलब ये नीचे है। अब इसको मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो इंटू कर दो 100 से, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻5 पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये जो आपके आए हुए हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, एंड इसके बाद हम ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।